A very good afternoon from DTRTI Lucknow, and I am Arvind Mishra, Deputy Director. And today, in this session, we are studying the concept and accounting of depreciation. इस सेशन में हम ये समझेंगे कि डेप्रिसिएशन का अर्थ क्या है और उसकी प्रकृति क्या है। हम ये भी समझेंगे कि हम कुल वैल्यू में से प्रॉपर्टी की, प्लांट की या इक्विपमेंट की और उसकी जो यूजफुल लाइफ है उसको देखते हुए डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे तय करेंगे। हम ये भी समझेंगे कि अलग अलग मेथड्स क्या हैं डेप्रिसिएशन के, और हम सीखेंगे कि अलग अलग तरीकों के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। हम ये भी समझेंगे कि हम प्रॉफिट या लॉस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं जो प्रॉपर्टी के सेल या डिस्पोजल से रिजल्ट करता है, या प्लांट या इक्विपमेंट के सेल या डिस्पोजल से जो प्रॉफिट या लॉस आता है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम अपने आप को परिचित करेंगे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है फॉर द चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। जब हम मेथड चेंज करते हैं डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड से, जब हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे जाते हैं, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या चेंज आता है या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है उसका। उसके अलावा हम अपने आप को फेमिलराइज करेंगे कि जब एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ चेंज होती है किसी भी प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट की, या कोई बची हुई लाइफ अगर बदलती है, तो फिर उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के पीछे जो उद्देश्य हैं वो ये हैं कि हमें अपने ऑपरेशन के सही रिजल्ट चाहिए होते हैं, क्योंकि हमारे एसेट डेप्रिशिएट कर रहे हैं, अपने वैल्यू में कम होते जा रहे हैं इस्तेमाल करने के साथ साथ। तो उसकी वजह से हमारे टोटल एसेट की क्वालिटी में चेंज आ रहा है, तो इसको हमारे अकाउंट्स में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए कहीं ना कहीं। हम ट्रू और फेयर व्यू चाहते हैं अपनी वित्तीय स्थिति का भी। हम ये भी चाहते हैं कि हमारे जो हम फंड्स को एक्यूमुलेट कर सकें, जिससे हम एसेट्स को अपने बदल सकें, रिप्लेस कर सकें। और हम ये भी चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्शन की सही कॉस्ट है वो हमको पता लग जाए। अब इस डेप्रिसिएशन पर कौन से फैक्टर्स का असर होता है, वो इस प्रकार से है कि जो एसेट की कॉस्ट है उसका असर होता है डेप्रिसिएशन पे। अगर कॉस्ट ज़्यादा है तो डेप्रिसिएशन ज़्यादा होगा। अगर अपेक्षित यूजफुल लाइफ ज़्यादा है किसी भी आइटम की, जैसे बिल्डिंग, प्लांट, कोई भी एसेट की, तो उसमें डेप्रिसिएशन कब लगेगा, हर साल में। उसके अलावा अगर एस्टिमेटेड या अनुमानित रेसिडुअल वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, उसका असर भी डेप्रिसिएशन पर होता है। जितनी ज़्यादा रेसिडुअल वैल्यू बची हुई है उसको उतना ही ज़्यादा डेप्रिसिएशन हो सकता है। अब डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये टेंजिबल आइटम्स हैं। टेंजिबल आइटम्स मीन्स समथिंग विच वी कैन टच एंड फील और एक्सपीरियंस विद द हेल्प ऑफ आवर सेंसेस। सो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इनको होल्ड किया जा सकता है फॉर यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। वी कैन रेंट them out to others also. We can also use these things for administrative purpose या मैनेजमेंट पर्पस। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट का इस्तेमाल अपेक्षित है 12 महीने से ज़्यादा के पीरियड में। इट इज़ नॉट समथिंग विच विल फिनिश ऑफ इन ए ईयर, इट इज़ गोइंग टू लास्ट अस फॉर मच मोर देन अ ईयर। इनको फिक्स्ड एसेट्स भी बोला जाता है,
सामान्य भाषा में, कॉमन पार्लेंस में, जब भी एक फिक्स्ड एसेट खरीदा जाता है, इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट इट्स ओरिजिनल और एक्विजिशन परचेज और परचेज कॉस्ट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम वही वैल्यू लाते हैं जो उसकी एक्चुअल परचेज कॉस्ट थी, या जो भी उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था। एक्विजिशन मतलब अख्तियार करना। However, fixed assets are used to earn revenues for a number of accounting periods in future. लेकिन हम जानते हैं कि फिक्स्ड एसेट्स को जब हम खरीदते हैं तो हम उसको एक अकाउंटिंग पीरियड में उसका फ़ायदा नहीं लेते, उसका फ़ायदा हम कई अकाउंटिंग पीरियड्स में लेते जाते हैं। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारी वही थी, और तब तक लेते जाते हैं फ़ायदा जब तक कि वो जो फिक्स्ड एसेट है वो बेच ना दिया जाए, या उसको हटा ना दिया जाए, डिस्कार्ड ना कर दिया जाए। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि एक्विजिशन कॉस्ट का एक पार्ट जो है उसको हम इस तरह से ट्रीट करें या एलोकेट करें एक्सपेंडिचर के रूप में, क्योंकि वो कॉस्ट धीरे धीरे कम हो रही है। हम एक साथ उसको एक्सपेंडिचर में नहीं लाना चाहते, लेकिन हर साल जितना भी अमाउंट है, एक सर्टन अमाउंट, वी वांट टू ट्रीट इट एज एन एक्सपेंडिचर इन ईच ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इन विच दैट एसेट इज यूटिलाइज्ड। तो इस प्रकार से जो हम वैल्यू एलोकेट करेंगे हर साल के लिए अलग अलग विविध अकाउंटिंग पीरियड्स में, उस वैल्यू को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, जिसको हम एक्सपेंडिचर के रूप में अपने अकाउंट्स में लेके आते हैं। जो एसेट्स की वैल्यू है कम होती जाती है टाइम के साथ साथ, और वो क्यों कम हो जाती है एसेट की वैल्यू, उसके कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि बिजनेस में यूज़ करने की वजह से उसका वियर एंड टियर हो रहा है, वो एसेट घिस रहा है इस्तेमाल की वजह से। समय के साथ, समय के निकलते निकलते जब वो एसेट यूज़ नहीं होगा, तो समय के साथ जब वो एसेट यूज़ नहीं होता है तो वो उसकी वैल्यू धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगी। ऑब्सोलेसेंस का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो आज इस्तेमाल करने लायक है, लेकिन टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से अब उसका इस्तेमाल बेकार हो गया और वो चीज़ अब इस्तेमाल नहीं हो रही है। इसी तरह से जो मार्केट वैल्यू है धीरे धीरे घटती जाती है। और इसके अलावा माइंस और नेचुरल रिसोर्सेज के केस में जो डिप्रीशन होता है वैल्यू का, वो भी अपनी जगह है। डिप्रीशन मतलब उसका वैल्यू कम होती जाती है। ये ज़रूरी है कि हम प्रॉपर्टी के एक पोर्शन की वैल्यू को या प्लांट के एक पोर्शन की वैल्यू को अकाउंट फॉर करें जिसका इस्तेमाल हो गया है रेवेन्यू को जनरेट करने में, क्योंकि रेवेन्यू जब जनरेट हो रहा है तो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट का इस्तेमाल भी साथ साथ हो रहा है। और इसलिए सही इनकम को एसरटेन करने के लिए हमको उस वैल्यू की ज़रूरत होती है जो हम एक्सपेंडिचर के रूप में अपने अकाउंट्स में रख देंगे, क्योंकि उस वैल्यू का इस्तेमाल हुआ है रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए। ये जो पोर्शन है प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट की कॉस्ट का, जिसको हम एलोकेट कर देते हैं हर साल के लिए, इस पोर्शन को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, क्योंकि एक तरह का ये एक्सपेंडिचर के रूप में हम इसको अकाउंट करते हैं। कंपनीज एक्ट 2003 का जो शेड्यूल 2 है उसके अनुसार डेप्रिसिएशन एक एलोकेशन है। जो भी डेप्रिशिएबल अमाउंट है एसेट का, उसके पूरे यूजफुल लाइफ में हर साल उसको हम एलोकेट करते हैं उसकी एक वैल्यू, और वो जो वैल्यू है वो डेप्रिसिएशन कहलाती है। जो डेप्रिशिएबल अमाउंट है किसी भी एसेट का, वो कॉस्ट है एसेट की, या कोई दूसरा अमाउंट भी हो सकता है जो कॉस्ट की जगह रखा जाए, और उसमें से हम उसकी रेसिडुअल वैल्यू घटा देते हैं। डेप्रिशिएबल अमाउंट जो है, इट इज कॉस्ट और अदर अमाउंट लेस इट्स रेसिडुअल वैल्यू, यानी रेसिडुअल वैल्यू को घटा के जो वैल्यू आती है उतना वो आइटम जो है अब डेप्रिशिएट हो गया। वो जो यूजफुल लाइफ है किसी भी एसेट की, वो पीरियड है जिस पीरियड में वो जो एसेट है उससे अपेक्षा की जाती है कि वो अवेलेबल होगा यूज़ के लिए किसी भी एंटिटी के द्वारा, या फिर
कितना नंबर प्रोडक्शन का या यूनिट्स जो है एक्सपेक्टेड होंगे, अपेक्षित होंगे, वो प्राप्त हो जाएंगे उस एसेट से बाय द एंटिटी। तो यूजफुल लाइफ वो लाइफ होती है जिस लाइफ के दौरान कोई भी एसेट जो है वो अवेलेबल है यूज के लिए एंटिटी के द्वारा या किसी भी कंसर्न के द्वारा, जिस पीरियड में वो यूज हो सकता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने में हमें मदद करते हैं। अब ये कौन से फैक्टर्स हैं? पहला फैक्टर है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, कि उसकी यूजफुल लाइफ कितना है, कितना समय तक वो यूज होगा। दूसरा है उसका कॉस्ट क्या है एसेट का, और तीसरा है रेसिडुअल वैल्यू क्या है एसेट की एट द एंड ऑफ इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। जब उसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो जाती है तब उसकी वैल्यू कितनी बच जाती है। द डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट बिगिंस व्हेन इट इज अवेलेबल फॉर यूज। जब यूज के लिए वो अवेलेबल हो जाता है तब उसका डेप्रिसिएशन शुरू हो जाता है, क्योंकि जब तक वो यूज नहीं होगा तो उतना डेप्रिसिएशन नहीं होगा। यदि जब उसको हम ऐसे लोकेशन या कंडीशन में रखेंगे जो ज़रूरी होते हैं जिससे उसका इस्तेमाल हो सके, वो केपेबल हो सके इस्तेमाल करने के लिए, इस तरह से मैनेजमेंट की मंशा है कि उसको इस्तेमाल करेंगे। दस इट इज़, ये कोई ज़रूरी नहीं है कोई भी एसेट को यूज़ किया ही जाए डिप्रिसिएट होने के लिए। वैल्यू फिर भी डिक्रीज होगी उसकी, क्योंकि नॉर्मल वेयर एंड टेयर होता ही है जब एसेट यूज भी नहीं होता। और इसलिए इसके अनुसार जो वैल्यू ऑफ वियर एंड टेयर का, उसको हमें एस्टिमेट करना होता है या अकाउंट फॉर करना होता है। डेप्रिसिएशन इज एलोकेटेड जिससे कि हम एक फेयर प्रोपोर्शन चार्ज कर सकते हैं डेप्रिशिएबल अमाउंट का हर अकाउंटिंग पीरियड में, और इसको डेप्रिसिएशन को हर अकाउंटिंग पीरियड के लिए हम एलोकेट करते हैं जो भी एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ है एसेट की उसके दौरान। जो लॉस है वैल्यू ऑफ एसेट्स में, जिन एसेट्स को एम्प्लॉय किया गया उसकी वैल्यू में जो लॉस होता है बिजनेस के चलाने की वजह से, वो एक एसेंशियल एलिमेंट होता है बिजनेस के एक्सपेंडिचर, क्योंकि बिजनेस में एक लॉस भी एक तरह का एक्सपेंडिचर है। तो ये ज़रूरी है कि हम कैलकुलेट करें ये लॉस कितना है और उसके लिए एक प्रावधान भी कर दें। और इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस का जो अमाउंट है, जो बनाया बिजनेस ने जो प्रॉफिट एंड लॉस कमाया है, उसके सही अमाउंट पे हम आ पाएंगे अगर हम डेप्रिसिएशन का प्रोविजन करते हैं। बेसिकली एसेट की जो कॉस्ट है बिजनेस के पर्पज से, उसको हमको राइट ऑफ करनी होती है उसके इकोनॉमिक लाइफ के दौरान, जो कि जिसको कि जरूरी है कि एस्टिमेट किया जाए। एक याद रखने वाला पॉइंट यह है कि यूजुअली इकोनॉमिक लाइफ के एंड में कोई भी जो एसेट है उसकी कुछ वैल्यू होती है, जैसे स्क्रैप की भी वैल्यू होती है एंड में, और जो भी अमाउंट हम राइट ऑफ करेंगे हर साल वो ऐसा अमाउंट होना चाहिए जो कि एसेट की बुक वैल्यू को रिड्यूस करता जाए, और रिड्यूस कर करके उसको उसकी स्क्रैप वैल्यू के आसपास, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू के आसपास लेके आ जाएगा। यानी उसकी वैल्यू को ज़ीरो नहीं करेगा, बल्कि उसको उसको एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू के पास उसको ले आएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट एक सुसंगत क्वेश्चन ये है कि जो प्राइस है लाइकली टू प्रिवेल एट द टाइम ऑफ रिप्लेसमेंट, जब रिप्लेस होता है कॉस्ट उस वक्त उसका प्राइस क्या है। ऐसा तो नहीं कि उसका प्राइस ज़्यादा है और हमने ज़्यादा डिप्रिशिएट कर दिया उसको। और इसलिए कुछ लोग इस बात को सपोर्ट करते हैं कि जो डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन है वो होना चाहिए रिप्लेसमेंट प्राइस के आधार पे और कॉस्ट के आधार पे नहीं होना चाहिए, कि पता नहीं हो सकता है कि उतने यूजफुल लाइफ के बाद उसका एक रिप्लेसमेंट प्राइस हो, और इसलिए रिप्लेसमेंट प्राइस जो भी है उसके अनुसार डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन होना चाहिए। इस बारे में भी एक मत है कुछ लोगों का, कुछ लोग इस बात को सपोर्ट करते हैं।
ये नोट करना ठीक रहेगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो ये जरूरी करता है कि डेप्रिसिएशन को चार्ज करना चाहिए कंपोनेंट बेसिस पे, यानी हर पार्ट, हर कंपोनेंट जो है प्रॉपर्टी प्लांट या इक्विपमेंट के आइटम का जो हर पार्ट है जिसकी एक कॉस्ट है जो कि सिग्निफिकेंट पार्ट है टोटल कॉस्ट में, और उस हर पार्ट को डेप्रिशिएट करना चाहिए अलग तरीके से, शुड बी डेप्रिशिएटेड सेपरेटली। कोई भी एंटरप्राइज जो है एलोकेट करना चाहिए जो भी अमाउंट इनिशियली उसने रिकॉग्नाइज किया था किसी भी आइटम के रिस्पेक्ट में, जैसे प्रॉपर्टी प्लांट या इक्विपमेंट, और उसके जो भी सिग्निफिकेंट पार्ट्स या कंपोनेंट्स हैं, और उस हर पार्ट को डेप्रिशिएट करना चाहिए सेपरेटली बेस्ड ऑन कि उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है या उसका रेसिडुअल वैल्यू कितना है हर पर्टिकुलर कंपोनेंट में। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे एयरक्राफ्ट जो है एक क्लासिक एग्जाम्पल है। ऐसे ऐसे एयरक्राफ्ट का जो एयर फ्रेम होता है, जो बॉडी होती है एयरक्राफ्ट, उसके इंजन्स होते हैं, उसके अंदर इंटीरियर उसका होता है, इन सब चीज़ों की जो है अलग अलग इंडिविजुअल यूजफुल लाइफ होती है। अगर एयर फ्रेम की लाइफ जो है, जो कि सबसे ज़्यादा होती है, जो 3 टाइप के कंपोनेंट्स हैं उनमें से, उसी को हम एयरक्राफ्ट की लाइफ मान लेते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट है कि हम दूसरे 2 मेजर कंपोनेंट, इंजन और इंटीरियर्स, उसको हम डेप्रिशिएट करें यूजफुल लाइफ के दौरान, और उनके यूजफुल लाइफ के दौरान, और ना कि एयर फ्रेम के लाइफ के दौरान। इसके अलावा जो कंपोनेंट्स हैं, अदर कंपोनेंट्स, आमतौर पे जो छोटे या कम वैल्यू के होते हैं, जिनके लिए ज़रूरत पड़ेगी रिप्लेस करने की वेरी बार बार, वो डिप्रिशिएट किए जा सकते हैं ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एयर फ्रेम। और उनका जो बार बार रिप्लेसमेंट है, उनकी जो बार बार रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, वो चार्ज की जा सकती है एज एन एक्सपेंडिचर, एज एंड व्हेन, जब भी वो एक्सपेंडिचर इनकर होता है। यानी जो बार बार रिप्लेस हो रहे हैं उसको एयर फ्रेम की यूजफुल लाइफ के दौरान हम धीरे धीरे डिप्रिशिएट कर सकते हैं, और जो दूसरे 2 आइटम्स हैं उनकी अपनी लाइफ के दौरान उसको हम डिप्रिशिएट करेंगे। यहाँ पर ये नोट करना इंपॉर्टेंट है, एक पार्ट जो है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का, उसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है एक सेपरेट कंपोनेंट के रूप में, कि उसमें ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए कि एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट उसकी होनी चाहिए जब हम कंपेयर करते हैं उसको ओवरऑल कॉस्ट के साथ, और एक उसका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ होना चाहिए, या उसका डेप्रिसिएशन मेथड होना चाहिए जो डिफरेंट होगा बाकी पार्ट से प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट के। कहने का मतलब ये हुआ कि जो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है या जो डेप्रिसिएशन मेथड है वो अलग अलग पार्ट्स के लिए अलग अलग होगा। और एक चीज़ होती है जो सिग्निफिकेंट कॉस्ट है, जिसका ओवरऑल कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है, या उससे वो डिफरेंट है सिग्निफिकेंट कॉस्ट, और तो उसको भी मद्देनजर जो सिग्निफिकेंट पार्ट है किसी भी आइटम का, उसकी एक यूजफुल लाइफ हो सकती है और डेप्रिसिएशन मेथड हो सकता है क्योंकि सेम होगा किसी और दूसरे सिग्निफिकेंट पार्ट के मुकाबले में। तो ऐसा हो सकता है, और इसलिए हम कुछ पार्ट्स को आपस में ग्रुप कर देंगे या ब्लॉक ऑफ एसेट्स बना सकते हैं, ये तय करने के लिए डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है। यानी कई आइटम्स को इनके ऊपर एक जैसा डेप्रिसिएशन का रेट लगेगा, उनको हम ग्रुप भी कर सकते हैं। अब डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के पीछे एज एन एक्सपेंडिचर हमारे उद्देश्य क्या होते हैं? जो हमारे उद्देश्य हैं फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, जो मुख्य उद्देश्य है फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, वो है कि हमको अपना करेक्ट इनकम का मेजरमेंट करना है। वी वांट टू नो व्हाट इज आवर करेक्ट इनकम। डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज फॉर प्रॉपर एस्टिमेशन ऑफ द पीरियोडिक प्रॉफिट और लॉस। अगर हम सही तरीके से अनुमान करना चाहते हैं कि हमारा पीरियोडिक प्रॉफिट या लॉस कितना था, तो हमको डेप्रिसिएशन को
अकाउंटिंग में लाना होगा। अगर कोई ऐसा एंटरप्राइज है जो कि अकाउंट फॉर नहीं करता डेप्रिसिएशन को, तो जो प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट में जो लॉस हो रहा है उसको कंसिडर नहीं करेगा। जो लॉस हो रहा है क्योंकि उनका प्रोडक्शन में यूज़ हो रहा है या ऑपरेशंस में यूज़ हो रहा है, और उसको अपना ट्रू प्रॉफिट या लॉस पता नहीं चलेगा, और वो हमेशा अपने प्रॉफिट को ओवर एस्टिमेट कर जाए। दूसरा उद्देश्य ये है कि हम अपने एसेट का जो पोजीशन है उसका सही पोजीशन जानना चाहते हैं, कि जो हमारे एसेट की वैल्यू है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की, उसको हम डेप्रिसिएशन से एडजस्ट करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि हमारी असली में वित्तीय पोजीशन क्या है, वित्तीय स्थिति क्या है। अगर डेप्रिसिएशन को हमें अकाउंट फॉर नहीं कर रहे हैं, तो नहीं करेंगे हम अकाउंट फॉर उपयुक्त तरीके से, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है वो हायर वैल्यू पे डिस्क्लोज हो जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, उनके ट्रू वैल्यू के मुकाबले पे। दैट विल नॉट प्रेजेंट द करेक्ट पिक्चर। और थर्ड बात यह है कि रिप्लेसमेंट के लिए हमको फंड्स चाहिए होते हैं। कोई भी एसेट है उसको कुछ समय बाद हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, हम ये बात जानते हैं। तो जनरेशन ऑफ एडिक्वेट फंड्स इन द हैंड्स ऑफ द बिजनेस फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। डेप्रिसिएशन एक अच्छा इंडिकेटर है उस अमाउंट का, ऑफ द अमाउंट एन एंटरप्राइज को सेट असाइड जो करना चाहिए टू रिप्लेस अ फिक्स्ड एसेट आफ्टर इट्स इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ इज ओवर। जब उसकी आर्थिक यूजफुल लाइफ खत्म हो जाती है तो हमको एसेट को रिप्लेस करना है, उसके लिए हमको फंड चाहिए। लेकिन बहरहाल जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है एक फिक्स्ड एसेट की, उस पर इम्पैक्ट हो सकता है इन्फ्लेशन का भी, उस पर असर हो सकता है इन्फ्लेशन का, या उस पर असर हो सकता है टेक्नोलॉजी में जो बदलाव आ रहे हैं उसका भी उस पर असर हो सकता है। चौथी बात यह है कि ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर हमको एसरटेन करना है, तो एसरटेन करने के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ये जरूरी है कि हम डेप्रिसिएशन को चार्ज करें एक आइटम ऑफ कॉस्ट के रूप में। डेप्रिसिएशन भी एक कॉस्ट का आइटम मान के तभी हम सही कॉस्ट निकाल पाएंगे। इसके अलावा डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। ये एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसमें कैश का प्रयोग नहीं हो रहा, बस वैल्यू घट रही है, और दूसरे नॉर्मल एक्सपेंडिचर के मुकाबले में इसमें कोई कैश आउटफ्लो नहीं होता। उसके अलावा डेप्रिसिएशन देने से हमको कोई फंड्स का क्रिएशन नहीं हो जाता। ये केवल इस बात पे ध्यान आकर्षित करता है, ध्यान खींचता है कि हमारे ग्रॉस रेवेन्यू रिसीट्स में से एक सर्टेन अमाउंट ऐसा भी है जिसको हमको एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए अपने पास बरकरार रख लेना चाहिए, जिससे जिन एसेट से हम ऑपरेशन को चला रहे हैं। उसके बाद कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डेप्रिसिएशन को मेजर करने में, उसको नापने में जिनकी इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले हम एग्जैक्ट अमाउंट जब एस्टिमेट करते हैं डेप्रिसिएशन का, तो वो आसान काम नहीं होता, और जो फैक्टर्स हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले है कॉस्ट ऑफ एसेट, जिसमें कि इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग और ट्रायल रन के कॉस्ट भी होगा। इसके बाद हमें एस्टिमेट करना होगा यूजफुल लाइफ को। तो यूजफुल लाइफ का भी असर डेप्रिसिएशन पे होता है। जितनी ज़्यादा यूजफुल लाइफ होगी उतना कम डेप्रिसिएशन होगा हर साल। ऐसे ही एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कितनी है, अगर उसकी स्क्रैप वैल्यू काफ़ी अच्छी है तो डेप्रिसिएशन कम लगेगा। अब इन फैक्टर्स को हम और डिटेल में समझते हैं। जो डिप्रिसिएबल एसेट की कॉस्ट होती है वो पैसा है जो उस पर लगाया गया है, जब उसको खरीदा गया, तैयार किया गया, उसको इंस्टॉल किया गया, कमीशन किया गया, और उसके बाद उसमें कोई एडिशंस किए गए या कोई इम्प्रूवमेंट किए गए जिससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। अब देखते हैं कि यूजफुल लाइफ क्या होती है। यूजफुल लाइफ होती है या तो वो पीरियड जिस पीरियड में वो डेप्रिसिएबल एसेट जो है उससे अपेक्षा होती है कि वो यूज़ किया जाएगा एंटरप्राइज के द्वारा, या यूजफुल लाइफ होती है कितने नंबर ऑफ प्रोडक्शन या सिमिलर यूनिट्स
अपेक्षित हैं कि वो उससे प्राप्त किए जाएंगे उस एसेट के यूज से एंटरप्राइज के द्वारा। यूजफुल लाइफ अगर पता लगानी है, ये अनुमान लगाया इसका केवल अनुमान लगाया जा सकता है, ये मामला है अनुमान लगाने का। और नॉर्मली ये कई ऐसे फैक्टर्स पे आधारित होता है, जैसे एक्सपीरियंस विद सिमिलर टाइप ऑफ एसेट्स। कई और फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स, प्रोडक्शन कैपेसिटी, रिपेयर, रिन्यूअल एक्सेट्रा। इनको भी मद्देनजर रखना होता है उस सिचुएशन में यूजफुल लाइफ को निकालने के लिए। इसके बाद सवाल आता है रेसिडुअल वैल्यू का। रेसिडुअल वैल्यू वो है जो कि यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद उसकी जो वैल्यू बच जाती है। रेसिडुअल वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए नॉर्मली ये मुश्किल मैटर होता है। अगर इस वैल्यू को इनसिग्निफिकेंट माना जाएगा, इफ सच वैल्यू इज कंसिडर्ड इनसिग्निफिकेंट, अमहत्वपूर्ण, तो इसको नॉर्मली निल माना जाएगा। दूसरी ओर अगर रेसिडुअल वैल्यू महत्वपूर्ण है तो ये अनुमान लगाया जाएगा कि उसके एक्विजिशन इंस्टॉलेशन के टाइम पे ये अनुमान लगाया जाएगा कि वो रेसिडुअल वैल्यू उसकी सिग्निफिकेंट है कि नहीं, या जब उसको हम रिवैल्यूएशन करते हैं बाद में, तब हम उसके रेसिडुअल वैल्यू का अनुमान लगा सकते हैं। जो डेप्रिशिएबल अमाउंट होता है वो उस एसेट की डेप्रिशिएबल कॉस्ट होती है, उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट जो भी लगी थी, या हिस्टोरिकल कॉस्ट की जगह जो अमाउंट सब्स्टिट्यूट किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और उसमें से घटाते हैं हम एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू। यानी डेप्रिशिएबल एसेट की डेप्रिशिएबल अमाउंट है, उसमें उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट देते हैं, या उसकी सब्स्टिट्यूटेड और हिस्टोरिकल कॉस्ट देते हैं, और उसके बाद जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सब्स्टिट्यूट की गई है, और उसमें से फिर हम एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू या बची हुई वैल्यू को घटाते हैं। उदाहरण के तौर पे एक मशीनरी परचेज की जाती है फॉर 1,10,000 रुपीज। जो रेसिडुअल वैल्यू है उसको एस्टिमेट किया जा सकता है एट 10,000 रुपीज, एंड इट इज एस्टिमेटेड कि मशीनरी 5 साल तक काम करेगी। तो उसके कॉस्ट का एलोकेशन कैसे होगा? द कॉस्ट जो एलोकेट की जाएगी डेप्रिसिएशन के रूप में, वो इस प्रकार से कैलकुलेट की जाएगी कि एक्विजिशन कॉस्ट हम लेंगे 1,10,000 रुपये, उसमें से रेसिडुअल वैल्यू को घटा देंगे, तो हमको जो वैल्यू मिलेगी वो होगा डेप्रिशिएबल अमाउंट। यानी जब तक हम रेसिडुअल वैल्यू नहीं घटाते हैं तब तक डेप्रिशिएबल अमाउंट नहीं आ रहा है। और उसके बाद 5 साल है, तो 5 साल में उसका जो यूजफुल लाइफ है उस पर डेप्रिशिएबल अमाउंट जो हमारा आया है, यानी कि 1,00,000 रुपये, और जो यूजफुल लाइफ है उसकी 5 साल, यानी 5 साल में उसको डिवाइड करके हर साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। डेप्रिशिएबल अमाउंट में इसको हम 5 साल में अमोर्टाइज कर दे रहे हैं, यानी डिवाइड कर दे रहे हैं। जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट की हम जब बात करते हैं तो उसमें 3 तरह के कॉस्ट आते हैं। पहला कॉस्ट उसका परचेज प्राइस है, जिसमें कि नॉन रिफंडेबल इंपोर्ट ड्यूटीज भी हो सकती हैं, कोई परचेज टैक्सेस भी हो सकते हैं, और ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट को डिडक्ट करने के बाद इसको लिया जाता है। उसके बाद जो अगला कॉस्ट का आइटम है, कॉस्ट विच इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंग द एसेट टू लोकेशन। भाई ऐसी कॉस्ट जिसको इनकर करके उस एसेट को डायरेक्टली उस लोकेशन और कंडीशन में लेके आया गया है जहां पर उसको लाना जरूरी था, और जहां पे उसको ऑपरेट करवाया जा सकता था एंटरप्राइज के द्वारा। यानी ये लोकेशन या कंडीशन पे लाने की जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो है उस प्रॉपर्टी प्लांट या इक्विपमेंट को। और उसके बाद जो कंडीशन, मतलब जो ऐसी कंडीशन जिसमें उसको ऑपरेट किया जा सके, मतलब इंस्टॉल वगैरह, कमीशन वगैरह करने की जो बात होती है, जो इनिशियल एस्टिमेट है ऑफ द कॉस्ट ऑफ डिसमैंटलिंग, रिमूविंग द आइटम एंड रिस्टोरिंग द साइट ऑन विच द एसेट इज लोकेटेड। उस एसेट को वहां पे इंस्टॉल करने के लिए हमको कुछ डिसमैंटलिंग का काम भी करना पड़ सकता है, तोड़ फोड़ का,
और हटाना भी पड़ सकता है कुछ चीज़ों को, वो जगह साफ करनी पड़ सकती है जहाँ पे हम वो नया प्लांट इक्विपमेंट या प्रॉपर्टी को इंस्टॉल करेंगे। ये जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होती हैं, वो कौन सी ऐसी कॉस्ट होती हैं जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, कॉस्ट विच आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल जो बी में आ रही है, उस एसेट को लाने के लिए जो कॉस्ट होती है। ये है एम्प्लॉय बेनिफिट्स की कॉस्ट, जो एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट्स दिए जाते हैं डायरेक्टली जब कोई भी एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन होता है किसी भी आइटम का, प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट के। दूसरी कॉस्ट होती है साइट प्रिपरेशन की कॉस्ट। द थर्ड कॉस्ट इज जो इनिशियली जो डिलीवरी और हैंडलिंग में जो भी कॉस्ट आती हैं, दैट विल बी ऑल्सो अ कॉस्ट। एंड देन डी इज द इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट, and E is the cost of testing whether the asset is functioning properly or not after deducting the net proceeds from selling the items which were produced while testing. तो जो हम टेस्टिंग करते हैं कि एसेट ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा, उसमें जो आइटम्स हमने बेचे हैं प्रोड्यूस करें टेस्टिंग के टाइम पे, उसको जो बेचने का जो प्राइस है उसको भी माइनस करेंगे, जैसे जो भी हमने सैंपल बनाए टेस्टिंग के टाइम पे। उसके बाद प्रोफेशनल फीस जो हम इंजीनियर्स को देते हैं, विचार जो इंजीनियर्स को हमने फॉर हेल्पिंग इन द इंस्टॉलेशन ऑफ अ मशीन। और इस प्रकार से सारे के सारे जो खर्चे हैं जो ज़रूरी होते हैं एसेट के लिए, तो उसको ऐसी कंडीशन में लाने के लिए और ऐसे लोकेशन में लाने के लिए जो डिज़ायर्ड है, वो सारे खर्चे उसके कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बन जाएंगे। यानी जितने भी खर्चे हैं उस एसेट को उस कंडीशन में, उस लोकेशन पे लाने में जो किए जाते हैं, वो सारे के सारे खर्चे कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। लेकिन निम्नलिखित खर्चे जो कि एसेट के कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे, जैसे ए है कॉस्ट ऑफ ओपनिंग न्यू फैसिलिटी और बिजनेस सच एज इनॉग्रेशन कॉस्ट। हमने इनॉग्रेट किया फैसिलिटी को, तो वो कॉस्ट खर्चों में नहीं आएगी। हमने नया प्रोडक्ट या सर्विस इंट्रोड्यूस की, जैसे कि एडवर्टीजमेंट या प्रमोशनल एक्टिविटीज़ की। उसके बाद हमने बिजनेस को कंडक्ट किया एक नई लोकेशन में या एक नए क्लास ऑफ कस्टमर के साथ, उसमें जो भी स्टाफ की ट्रेनिंग वगैरह हमको करनी है उसकी कॉस्ट आएगी। और डी में आ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर जनरल ओवरहेड कॉस्ट होती है। एक बार एक एसेट को ले आया गया है उसके इंटेंडेड कंडीशन और लोकेशन, उसके बाद कोई भी कॉस्ट रिकॉग्नाइज नहीं की जानी चाहिए कॉस्ट ऑफ एसेट के पार्ट बना के, जब तक कि ये ना हो कि कोई मेजर रिपेयर कराना पड़े या मेजर एडिशन कराना पड़े जो कि यूजफुल लाइफ बढ़ा देगा उस एसेट की या उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इम्प्रूव कर देगा। एक बार वो इंस्टॉल हो जाता है, जगह पर आ जाता है, कंडीशन लोकेशन में आ जाता है, तो जब तक उसके प्रोडक्शन कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए कोई काम ना हो या फिर उसकी यूजफुल लाइफ को बढ़ाने वाला कोई खर्चा ना हो, वो खर्चा जो है उसके कॉस्ट में नहीं जुड़ेगा। और इसलिए जो भी कॉस्ट इनकर की जाती है और जब भी वो आइटम केपेबल होता है ऑपरेट करने के लिए इंटेंडेड मैनर में, जो भी इंटेंशन है, लेकिन अभी उसको यूज़ नहीं किया गया है, केपेबल है लेकिन यूज़ नहीं किया गया, या उसको अपनी फुल कैपेसिटी में यूज़ नहीं किया गया, उसको कैपिटलाइज नहीं करना चाहिए एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट। और इसी तरह से जो एसेट को रिलोकेट करने की जो कॉस्ट है उसको भी कैपिटलाइज नहीं किया जाना चाहिए। यानी एक जगह से दूसरी जगह हम ले जाते हैं उस एसेट को, उस कॉस्ट को भी कैपिटलाइज नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि कैपिटल एसेट के कॉस्ट के रूप में ऐड नहीं करना चाहिए। और जब तक कि एसेट यूज ना हो या
फुल कैपेसिटी में यूज ना हो तब तक भी उसको कैपिटलाइज कायदे से नहीं किया जाना चाहिए। कोई भी जो एडिशंस होते हैं जो किए जाते हैं टू पर्टिकुलर आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसके बाद जब वो इनिशियली उसको यूज में लाया गया है, उन एडिशंस को डेप्रिशिएट किया जाएगा जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है एसेट की उसके दौरान, क्योंकि यूजफुल लाइफ लगातार चेंज हो रही है। अगर मान लीजिए 1 साल बाद मैं कोई जब इनिशियली यूज में लाया गया था एसेट को, उसके बाद मैं कोई एडिशन करता हूँ, तो मुझे देखना होगा इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है और इसके रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितना होगा या रेसिडुअल वैल्यू क्या होगी। उसको माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी उसको मैं डेप्रिशिएट करूँगा। और इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम एक एसेट रजिस्टर बनाएं जिसमें हम एसेट वाइज जो डिटेल्स हैं कॉस्ट के उनको कैप्चर करें, हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को कैप्चर करें, हम डेट ऑफ कैपिटलाइजेशन को कैप्चर करें इस रजिस्टर में। ये सारे के सारे जो डिटेल्स हैं इनको कैप्चर करना ज़रूरी नहीं, सबको कैप्चर करना ज़रूरी नहीं है एग्जिस्टिंग एसेट्स के एडिशन में। मतलब ज़रूरी है एग्जिस्टिंग एसेट्स को जब हम कोई एडिशन करते हैं तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेट ऑफ कैपिटलाइजेशन, डिटेल्स ऑफ द कॉस्ट, ये सारे एसेट रजिस्टर में लिखे होने चाहिए, तभी हम सही डेप्रिसिएशन कंप्यूट कर पाएंगे या कैलकुलेट कर पाएंगे। जब हमें पर्याप्त सूचना नहीं होगी तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम डेप्रिसिएशन कंप्यूट करें, डेप्रिसिएशन का एक्सपेंडिचर को कंप्यूट करें साल दर साल। और भी जब डिस्पोजल या डिस्कार्ड हम करते हैं किसी पर्टिकुलर एसेट को, तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि हम गेन या लॉस को कंप्यूट करें ऐसे डिस्पोजल पे या डिस्कार्ड। अब आते हैं कि कौन कौन से मेथड यूज करे जाते हैं फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। सामान्यतः जो मेथड यूज किए जाते हैं डेप्रिसिएशन को प्रोवाइड करने के लिए वो फॉर्मूले पे आधारित होते हैं, और ये फॉर्मूला डेवलप किया गया है बिहेवियर को स्टडी करके अलग अलग एसेट्स की कई सालों तक, जिससे हम तत्परता से कंप्यूट कर सकते हैं कि कितना डेप्रिसिएशन का अमाउंट लगे सफ़र होगा अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एसेट्स के द्वारा। तो जितने ही मेथड हैं उसमें से प्रत्येक मेथड है उनको लगाया जाना चाहिए केवल केयरफुली कंसिडर करके कि उस एसेट का नेचर क्या है या कौन से कंडीशंस में उसको लगाया गया है। इन सब बातों को मद्देनज़र रख के ही कौन सा मेथड हम अख्तियार करेंगे ये तय होना चाहिए। तो डेप्रिसिएशन के 3 मेथड्स हैं। पहला है स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और तीसरा है यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में से जो परिणाम होता है वो एक कांस्टेंट चार्ज होता है, यानी हर साल बराबर मात्रा एक्सपेंडिचर के रूप में ली जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर रेसिडुअल वैल्यू एसेट की बदलती नहीं है, अगर रेसिडुअल वैल्यू वही रहती है, तो यूजफुल लाइफ में हम डेप्रिसिएशन को बराबर मात्रा में बांट सकते हैं। दूसरा मेथड है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और इसमें क्या होता है, एक हर साल ये जो डेप्रिसिएशन है कम होता जाता है, जो डेप्रिसिएशन का चार्ज है वो डिक्रीज करता जाता है यूजफुल लाइफ के दौरान। और उसके बाद जो यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड में का परिणाम ये होता है कि इसमें जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है इज बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड यूज और आउटपुट। इनकम टैक्स रूल्स के तहत जो प्रिस्क्राइब किया गया है वहाँ पर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को प्रिस्क्राइब कर दिया गया है, सिवाय ऐसे एसेट्स में जहाँ पर अंडरटेकिंग पावर जनरेट करने का काम कर रही है। स्ट्रेट लाइन मेथड जो है वो कैसे काम करता है? स्ट्रेट लाइन मेथड में, इस मेथड के अनुसार इक्वल अमाउंट यानी बराबर राशि राइट ऑफ की जाती है हर साल वर्किंग लाइफ के दौरान किसी भी एसेट में,
जिससे कि हम कॉस्ट ऑफ एसेट को रिड्यूस कर सकते हैं, निल पर लेके जा सकते हैं, या उसकी रेसिडुअल वैल्यू को हम निल पे लेके जा सकते हैं उसके यूजफुल लाइफ के एंड तक। इसका जो एडवांटेज है इस मेथड का वो ये है कि ये सिंपल मेथड है अप्लाई करने में, और इससे एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है, खासतौर पे लीज वगैरह के केस में और प्लांट एंड मशीनरी के केस में। इस मेथड को हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कह सकते हैं। और इस मेथड के अनुसार एक इक्वल राशि राइट ऑफ की जाती है हर साल में ड्यूरिंग द वर्किंग लाइफ ऑफ एन एसेट, जिससे कि जो कॉस्ट है एसेट का वो रिड्यूस हो जाएगा टू निल, या उसकी रेसिडुअल वैल्यू जो है उस पर जाके रिड्यूस होके पहुंच जाएगा। उसके यूजफुल लाइफ के एंड में जो रेसिडुअल वैल्यू आ रही है वहां तक वो चला जाएगा घटते हुए। जो एडवांटेज है इस मेथड का वो ये है कि ये अप्लाई करने में सिंपल है और ये एक्यूरेट रिजल्ट देता है, खासतौर पे लीज के केस में और प्लांट और मशीनरी के केस में भी। और इस मेथड को हम कहते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तो स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन मेथड में हम एसेट की कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू को घटाते हैं, यानी जब यूजफुल लाइफ के एंड में जो उसकी स्क्रैप वैल्यू होगी उसको घटाते हैं और उसको यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर देते हैं। और इसका जो रेट है वो निकालने के लिए हम स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन जो हमारे वैल्यू आई है उसको एसेट की कॉस्ट से डिवाइड करके और उसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। जो अंडरलाइंग एजम्पशन है इस मेथड की वो ये है कि कोई भी पर्टिकुलर टेंजेबल एसेट है वो इक्वल यूटिलिटी देगा, बराबर फायदा देगा अपने लाइफ टाइम में, लेकिन ये हर परिस्थिति में सही नहीं होता। जो भी एक्सपेंडिचर इनकर किया जा रहा है रिपेयर्स पे या मेंटेनेंस पे वो शुरू के सालों में कम होता है, जबकि वही जो खर्चा है वो ज़्यादा बढ़ता जाएगा जैसे एसेट पुराना होता जाता है। और इसके अलावा एसेट जो है उसकी कैपेसिटी भी अलग अलग हो सकती है अलग अलग सालों के दौरान, जिससे हमें एक लॉजिक मिल रहा है कि हमारा डेप्रिसिएशन जो है वो अनइक्वल होना चाहिए, हर साल बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसे एसेट्स हैं जिनका इनसे बहुत ज़्यादा रिपेयर नहीं होता या मेंटेनेंस पे खर्चा नहीं होता, और ऐसे केस में जहाँ पर खर्चा नहीं होता ज़्यादा रिपेयर या मेंटेनेंस पे, उनको हम यूज़ करते हैं, उनके लिए हम यूज़ करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। जब हम इस मेथड को यूज़ करते हैं तो जो पीरियड ऑफ यूज़ है एसेट का पर्टिकुलर ईयर में उसको भी कंसिडर किया जाना चाहिए। while यूजिंग दिस मेथड जो पीरियड ऑफ यूज़ है कितने टाइम तक वो एसेट यूज़ होगा उसको भी कंसिडर करना चाहिए उस ईयर में जब वो परचेज किया जा रहा है एसेट, क्योंकि उस साल में जब उसको परचेज किया जाता है तो हो सकता है कि वो अवेलेबल था यूज़ के लिए। फॉर पार्ट ऑफ द ईयर ओनली, हो सकता है वो एसेट पूरे साल यूज़ ही ना हुआ हो, एक पार्ट में यूज़ हुआ हो साल साल में, और इसलिए डेप्रिसिएशन को भी हमको प्रोपोर्शन करना पड़ेगा या उस साल में प्रोपोर्शनल बेसिस पे लेना पड़ेगा, जिससे हम ये उससे रिफ्लेक्ट कर सकें कि कितने पीरियड में वो यूज़ हुआ था। जैसे एक एसेट है जिसको कि एक मार्च को खरीदा गया और एंटरप्राइज ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया मार्च 31 2017 के अंत में, तो जो भी डेप्रिसिएशन है वो एक महीने के लिए ही प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक महीने बाद अगला साल आ जाएगा। और इसी से मिलती जुलती सिचुएशन है उस साल में जिसमें एसेट रिटायर होता है अपने इंटेंडेड यूज से या बेच दिया जाता है। लेकिन बहरहाल इनकम टैक्स के रूल्स में तो डेप्रिसिएशन जो है वो पूरे साल का ही मिलता है, पार्ट ईयर का नहीं मिलता। अगर एसेट को हमने 180 दिन से ज़्यादा यूज़ किया था तो पूरे साल का मिल जाता है, और नहीं तो पूरे साल का नहीं मिलता। We come to the end of this session.